प्राइसिंग डिसीजन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ऑलिगोपोली होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होती है और डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। तो प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मांग और सप्लाई के द्वारा जो है वो डिटरमाइन किया जाता है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर मांग और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम प्राइस का पॉइंट है और इस क्वांटिटी वाली साइड को जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का पॉइंट हमारे लिए है। नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस ऑफ अ पेरिशेबल कमोडिटी। एक नाशवान वस्तु, ठीक है, जिसकी लाइफ टाइम बहुत कम होता है लाइक वेजिटेबल है, फ्रूट है। तो इस तरह की वस्तुओं के लिए जो है हमें कीमत को देखते हुए जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि कीमत बढ़ेगी तो हम बेचेंगे। इसलिए इस तरह की वस्तुओं में जो है जो हमारी सप्लाई होती है वो हमारी जो है वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। और इसमें जो है हमें डिमांड जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसी प्राइस पे जो है कीमत उसी पे जो है जो प्राइस चल रहा है उसी पे अपनी वस्तु को बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बेचते हैं तो वस्तु खराब हो जाती है। जैसे द सप्लाई इज लिमिटेड एंड कांट बी स्टोर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। सप्लाई तो लिमिटेड होती है, कांस्टेंट होता है सप्लाई कर्व, और इसको जो है अगले दिन के लिए बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। तो हमारे लिए ये सही रहता है कि जो कीमत चली हो उसी कीमत पर हम जो है पर्टिकुलर वस्तु को बेच दें। मार्केट प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड। नॉन पेरिशेबल गुड जो जल्दी खराब नहीं होती है, जिसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, तो ऐसी वस्तु में इफ प्राइस इज वेरी हाई द सेलर विल सेल द होल स्टॉक। कीमत बहुत ऊंची है तो सेलर को क्या करना चाहिए, सारा का सारा स्टॉक बेच देना चाहिए। और अगर प्राइस बहुत कम है तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख लेना चाहिए। और अगर जो है प्राइस जो है बिलो सेलर्स की इस तरह की लिमिट से है कि सेलर उससे जैसे सेलर को उसमें लॉस हो रहा हो तो सेलर को फिर जो है वो डिनाई कर देना चाहिए वस्तु को बेचने से, तो उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए टू सेल द प्रोडक्ट। और जिस प्राइस से नीचे जो है सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने से मना कर देता है उस प्राइस को रिजर्व प्राइस बोला जाता है। अंडर मोनोपोली एकाधिकार की अवस्था में, एकाधिकार की अवस्था में जो मोनोपोली एकाधिकारी होता है वो प्राइस मेकर होता है। इनिशियली जब भी वो प्राइस फिक्स करता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर ही फिक्स करता है, लेकिन अगर वो प्राइस को बहुत कम फिक्स करना चाहता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फिक्स कर सकता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो। तो इस तरह से एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोली में पर्सन तीन तरह की सिचुएशंस को प्राप्त कर सकता है। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, और ये हमारा शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, जहाँ पे हमारा मार्जिनल कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व कट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस लाइन को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व को कट करती है, ठीक है, और दूसरा जो है जहाँ पे ये आपकी एवरेज कॉस्ट को कट करती है, वो वाला पोर्शन जो है वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का होता है। मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। लाइक ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को कट करते हैं
उस पॉइंट से होती हुई लाइन हम लेके चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू जो है हमारी एवरेज कॉस्ट के बराबर है। लॉसेस की सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। देखिए ये हमारा जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जहाँ पे एक दूसरे को दोनों कट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखिए ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट पहले, मार्जिनल रेवेन्यू पहले आ जा रही है और एवरेज रेवेन्यू इधर से ऊपर जाते हुए एवरेज रेवेन्यू पहले आ जा रही है और एवरेज रेवेन्यू के बाद एवरेज कॉस्ट कर्व आ रहा है। मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारा नीचे है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा एबनॉर्मल लॉसेस का पोर्शन। एबनॉर्मल लॉस वो सिचुएशन जिसमें एवरेज जो हमारी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होती है एवरेज कॉस्ट से। प्राइसिंग अंडर मोनोपोली, ठीक है, तो मोनोपोली में जो है लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक जो है वो प्लान कर सकता है ओनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और ही आल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कीमत विभेद रखा जा सकता है, ठीक है, तो कीमत विभेद भी वो रख सकता है। और सेलिंग इस प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट, अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेच के कम प्राइस पे, जब हम किसी वस्तु को उस वस्तु को कम प्राइस पे विदेशों में बेचते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डंपिंग। ओन मार्केट से अपनी मार्केट में जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उससे कम कीमत पर विदेशों में बेच रहे हैं तो उसको डंपिंग कहते हैं। प्राइसिंग अंडर मोनोपोली की बात करें, मोनोपोलिस्टिक जो मोनोपोली है तो इसमें जो है एक मोनोपोली जो व्यक्ति होता है मोनोपोली में जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी उसको हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है, कीमत भी विविध होता है थोड़ा सा। तो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेम बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट compete with each other in the market. They practice product differentiation instead of having price war. उनमें जो है वो कीमत में कंपटीशन नहीं होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कंपटीशन होता है। जैसे सोप की बात करें, लक्स हो गया, लिरिल हो गया, डब हो गया। तो प्राइसिंग की बात करें तो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में फर्म जो है सर्टन डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर उनकी रहती है और वो प्राइस को सेट करने में इनिशिएटिव ले सकते हैं। देयर कैन नेवर बी यूनिक प्राइस बट द प्राइसेस विल ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टू द कंज्यूमर टेस्ट। प्राइस जो है वो कंज्यूमर के टेस्ट और उसकी प्रेफरेंसेस के बेस पे डिसाइड किया जाता है। जिसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस उसका प्राइस जो है वो हाई रख दिया जाता है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाई कॉस्ट फंक्शन, और जो प्राइस है वो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, मांग को ध्यान में रखते हुए जो है वो सेट किया जाता है। उसके बाद प्राइस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें जो डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व होते हैं वो हमारे मोनोपोली के कंपैरिजन में थोड़े से इलास्टिक होते हैं और डाउनवर्ड्स इनका स्लोप रहता है, राइट बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक। कारण ये होता है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज द सेल, रिडक्शन इन द प्राइस विल इंक्रीज द सेल, और अगर हम कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं तो सेल कम हो जाती है। उसके बाद प्रोड्यूसर जो हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन जैसे लक्स महंगा हो गया तो डब की तरफ जा सकते हैं, डब महंगा हो गया तो लक्स की तरफ भी जा सकते हैं। When it exercise some control over price, it resemble monopoly। जब कीमतों के ऊपर थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है वो मोनोपोली की विशेषता क्यों रहती है, ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली की विशेषता इसलिए रहती है क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोड्यूसर है वो कीमत के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। लेकिन रिजेंबल ये मोनोपोली है, लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं तो कीमत बहुत ज़्यादा रख दी जाए तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है और कीमत कम कर दी जाए तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो है हम बोलेंगे कि इसमें जो है वो प्योर कंपटीशन होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है मोनोपोली का भी जो है वो
एक रूप देखने को मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसमें जो कस्टमर है, एवरी फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड फॉर अ गिवन डिमांड कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड कॉस्ट कर्व, द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस व्हेन MC इज इक्वल टू MR। तो उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होते हैं जब उनको जो है MC इज इक्वल टू MR होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, इनके कर्व जो है मोनोपोली की तरह ही होते हैं, थोड़े से ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो ये है, इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं हमारी एवरेज कॉस्ट का ये है और एवरेज रेवेन्यू ये है, तो ये एक तरह से हम यहाँ प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इससे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू ये आ गया और कॉस्ट इससे ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे रेवेन्यू हमारी कम है और एवरेज कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, मतलब एक तरह से लॉस की सिचुएशन है। तो मिनिमम लॉस वो बियर कर सकता है। मिनिमम लॉस का मतलब है लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस जो है वो बियर कर सकता है। अब यहाँ पे जो हम बात करें तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। इस एवरेज कॉस्ट में यहाँ पे जो है इस पॉइंट तक जो है वो इसलिए चीज़ को बेच रहा है, ये उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। तो ये जो गैप हुआ ये फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस वो बियर कर रहा है, जिसको मिनिमम लॉस कहा जाता है। तो बोला जाता है कि जो है लॉस की सिचुएशन में मोनोप्लेस्टिक कॉम्पिटिटर तभी वस्तु को बेचेगा अगर उसको मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ही बियर करना पड़ रहा हो। प्राइसिंग अंडर मोनोप्लेस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इफ अ फर्म is making substantial amount of economic profit, assuming that other firm are also making profit, attracting by supernormal profit, ठीक है, a new firm will enter in the group। अगर क्या होता है इसमें कि अगर कोई मार्केट में फर्म है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अदर लोग जो हैं वो मार्केट में उतर जाते हैं, एंटर करते हैं। एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट, ठीक है, और मार्केट से जो है वो जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर हैं उनकी डिमांड कम होने लग जाती है, क्योंकि उनको दूसरा सब्सिट्यूट जो है वो मिलना शुरू हो गया होता है। इसकी वजह से डिमांड कम होने की वजह से उनको जो है वो लॉस की सिचुएशन देखने को मिलती है। मोनोप्लेस्टिक कॉम्पिटिशन इज सिमिलर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक आर सिमिलर इलिमिनेटरी बाय लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो है हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को जो है इलिमिनेट कर देते हैं। प्राइसिंग अंडर मोनोप्लेस्टिक कंपटीशन की बात करें तो मोनोप्लेस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में द डिमांड कर्व विल कंटिन्यू टू शिफ्ट टुवर्ड्स टिल इट बिकम टेंजेंट टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जैसे ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा जो है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, जो कि हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर AR, ठीक है, AR एवरेज हमारा जो रेवेन्यू है और जो एवरेज कॉस्ट है यहाँ पर बराबर हो रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो लॉन्ग रन में बोला गया कि आपकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जहाँ पे बराबर होती है वो जो है आपको एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो वाली सिचुएशन होती है। प्राइसिंग अंडर मोनोप्लेस्टिक कंपटीशन की बात करें तो ड्यू टू फ्री एंट्री जो है जैसे प्रॉफिट कमाने लगते हैं कंपटीशन में प्रोड्यूसर, तो अदर लोग जो है कंपटीशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनको लॉस भी देखने को मिलता है। और ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या वैरायटी की वजह से लॉन्ग रन में जो है in the long run do not produce at minimum point of their average cost at thus the excess capacity available with the ईच प्रोडक्ट। मतलब लॉन्ग रन में जो है प्रोड्यूसर जो है वो मिनिमम लॉस की सिचुएशन को नहीं देखता है, कुछ ना कुछ वैरायटी लाके कुछ ना कुछ एडिशनल जो है वो चीज़ चेंज करके वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो फिर मार्केट में उतार लेता है। ऑलिगोपॉली की बात करें तो प्राइसिंग अंडर ऑलिगोपॉली वैध अधिकार इफ यू सेलर होते हैं इसमें मार्केट में, और दे मे बी राइवल और मे बी ऑफ कोलूशन, ठीक है, वो मिलके जो है वो प्राइस फिक्स कर सकते हैं या तो फिर जो है एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में ईच प्रोड्यूसर बिफोर ही फिक्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट tries to understand the price behavior of the other producer in the market। दूसरे के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। अंडर ऑलिगोपॉली देयर प्रिवेल्स द फिनोमिना ऑफ प्राइस रिजिडिटी का फिनोमिना रहता है, और फर्म्स में प्रेफर टू
resort the non-price competition, leaving each other follow their own prices. नॉन प्राइस कंपटीशन को जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। और तो इसमें जो है किंग की जो डिमांड कर्व होती है, किंग डिमांड कर्व क्या होती है कि ओलिगोपोलिस्ट जो है बिलीव करता है दैट अगर वो ये जो जैसे ये प्राइस चला हुआ है इससे ज़्यादा अपनी कीमत कर देगा तो लोग जो है दूसरे के पास चले जाएंगे, जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, और उससे जो है इसको लॉस हो जाएगा, इसके जो कंज्यूमर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इस प्राइस से नीचे वो चला जाता है तो नीचे जाने पे इसको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये डिमांड कर्व जो है, जो जहाँ से ये किंग टू होता है उसको जो है वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाता है। और दो अल्प अधिकार में जितने भी लोग कंपटीशन में होते हैं उनके लिए ये वाली जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन जो है वो राइट सिचुएशन होती है। सो इफ़ ही इंक्रीज द प्राइस द राइवल विल नॉट, ठीक है, एंड लोग उस तक नहीं पहुंचेंगे एंड देयर फोर ही विल लूज कस्टमर। एक्सप्लेन द इनइलास्टिक लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। और लोअर पोर्शन जो है उसके लिए इनइलास्टिक रहता है, इसमें वो जो है कीमत को कम करे, ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा लोग आएंगे, फिर वो जो है जैसे कस्टमर उसके पास गेन हो जाते हैं और दूसरा कॉम्पिटिटर जब तक कीमत उतनी जो है वो कम नहीं करता तब तक वो थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा के जो है प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकता है।